Hello, good morning students. Today we will discuss our chapter number 1, percentage and average. What is percentage? तो percentage means per 100. जब भी कभी भी हम डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, किसी को भी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी हम आंसर लाना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अगर डेसिमल है तो फर्स्ट उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, देन आफ्टर जो उसका आंसर आएगा उसके पीछे हम साइन कौन सा लगाएंगे, परसेंटेज का। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया गया है कि परसेंटेज इज डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंट। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड x% ऑफ नंबर। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू का अगर आपको परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का उस नंबर को, जो भी वैल्यू है उसके डिवीजन में 100। अब आप सोचोगे कि डिवीजन में 100 क्यों, क्योंकि अगर डेसिमल वैल्यू होगी तो उसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। देन नेक्स्ट, एवरेज। एवरेज इज अ सम ऑफ सेट ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एवरेज किसको बोलते हैं कि जितनी भी वैल्यू दी गई है, जैसे कि मेरे पास है 3, 2, 5, ये 3 वैल्यू है। अब मुझे इस 3 नंबर की, ये 3 डिजिट की एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 3 + 4 + 5, जैसे मैंने वैल्यूज ली थी 3 + 4 + 5, इन सब का मैं एडिशन करूंगी। इस एडिशन का जो भी आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास 3 वैल्यू थी तो मैं 3 से। क्यों? क्योंकि एवरेज फाइंड करते हैं, दैट मीन्स हमने जितने भी नंबर हमारे पास है उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड की, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड मीन। नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, प्रॉफिट किसे बोलते हैं, लॉस किसे बोलते हैं। जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हो या फिर उसको सेल कर रहे हो, अगर उसकी परचेजिंग प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और उसकी सेलिंग प्राइस जितने में वो चीज बेची जाती है उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हुई, अगर सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा हुई और कॉस्ट प्राइस अगर हमारी कम हुई तभी हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा हुई और सेलिंग प्राइस अगर कम हुई तो हमारा लॉस होगा। देखो इधर, profit is the money earned from selling something more than its cost price। कि प्रॉफिट क्या होता है, जितने में हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस में हम सामने वाले को बेच रहे हैं, दैट मीन्स उसमें हमारा फायदा हुआ। तो जहां पे हमारा फायदा हो रहा है वो हमारे लिए प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमको क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में क्या बड़ी होती है, ऑलवेज सेलिंग प्राइस बड़ी होती है। एक एग्जांपल ले लो कि अगर आपने कोई चीज 100 रुपीज में खरीदी, अगर आपने कोई चीज 100 रुपीज में खरीदी और आप उसको 150 रुपीज में, 150 रुपीज में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें आपने खरीदी कितने में, 100 रुपीज में, देन आप उसको बेच कितने में रहे हो, 150 में, 50 रुपीज आपका फायदा हुआ। तो जो आपका फायदा हो रहा है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट। देन नेक्स्ट, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियसली हमने ऊपर भी देखा कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, बड़ी होगी। तो प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, व्हेन द सेलिंग प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, मोर देन द कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, अब लॉस कब होता है, तो अगर आप कोई चीज कम प्राइस में, सॉरी ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो और उसको कम प्राइस, ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो और कम प्राइस में बेच रहे हो, जैसे कि कॉस्ट प्राइस अगर आपकी ज्यादा है, वही चीज जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमने वही चीज 200 रुपीज में खरीदी, 200 रुपीज में हम खरीद रहे, दैट मीन्स हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हुई, हमारी कॉस्ट प्राइस हुई 200 रुपीज। अब वही चीज हम बेच रहे पर ज्यादा में या कम में, ऑब्वियसली कम में बेच रहे,
यानी कि 200 में खरीदी थी और बेच कितने में रहे, 100 में बेच रहे, तो क्या होगा, इससे हमको 100 रुपीज का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो देखो फॉर्मूला लॉस का, लॉस इज द मनी लॉस्ट फ्रॉम सेलिंग समथिंग लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कम की वैल्यू में आप कुछ चीज बेच रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट में कौन बड़ा था, सेलिंग प्राइस ज्यादा थी। इसमें लॉस में कौन सी ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो दोनों फॉर्मूला को। चलो, लॉस इज कैलकुलेटेड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। सेम थिंग जो हमने डिस्कस की। अब की टर्म दी गई है, कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, तो सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जिसमें आप आइटम खरीदते हो, बॉट करते हो, यानी कि द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट। एंड सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, तो द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 3, प्रिपेयरिंग बिल्स। प्रिपेयरिंग बिल्स में हम देखेंगे कि अगर हम कोई शॉप पे जाते हैं, आप भी जाते हो शॉप पे, तो आप कोई चीज खरीदते हो, उसका आपको बिल मिलता है। तो वो बिल कैसे बनता है, तो वो बिल हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, तो वही देखना है हमें। अ बिल इज अ स्टेटमेंट। पहले तो बिल क्या है, तो बिल एक स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट, ऑफ द मनी ओन्ड फॉर गुड्स और सर्विस, सर्विस परचेस। जो वैल्यू में आप गुड्स एंड सर्विस, कुछ चीजें खरीद रहे हो या कुछ सर्विस के लिए आप पे कर रहे हो, उसका बिल होता है। वो एक टाइप का स्टेटमेंट होता है। A bill typically includes the date, name of the item, quantity, rate and total cost. अब बिल में कौन सी चीज होती है, बिल प्रिपेयर करते टाइम हमको कौन सी चीज उसमें मेंशन करनी है, उसमें इंक्लूड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डेट। हम जिस दिन परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उस दिन की हम क्या डालेंगे, डेट। देन नेम ऑफ द आइटम्स, हमने कौन सी चीज खरीदी है, कौन सी चीज बेची है, उस चीज का नाम। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी। अब जैसे कि मैंने 2 पेन खरीदी, तो मेरी क्वांटिटी कितनी हुई, 2 पेन की मेरी क्वांटिटी हुई, यानी कि क्वांटिटी भी इंक्लूड होगी। देन रेट। अब एक पेन की प्राइस 10 रुपीज में लगा रही हूँ, तो रेट पर यूनिट, यानी कि एक चीज की वैल्यू कितनी है, वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, मेंशन करेंगे। देन एंड टोटल कॉस्ट। अब मैंने 2 पेन खरीदी, ठीक है, कितने प्राइस की, 10 रुपीज की, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मीन्स मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, 20 रुपीज। अब मैं पे कितना करूंगी, 20 रुपीज। वो मुझे किस में लिखा हुआ मिलेगा, टोटल कॉस्ट की अमाउंट में, ठीक है। चलो, अब कंपोनेंट्स ऑफ बिल, जो भी हमने ऊपर देखा कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। बिल के अंदर जो इंक्लूड होने वाली चीजें हैं, जो हम बिल प्रिपेयर करते समय यूज करते हैं, वो तो हम क्या मेंशन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, द नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट यानी कि प्राइस ऑफ ईच आइटम, एक चीज की प्राइस, तो उसको हम रेट पर यूनिट भी बोल सकते हैं। देन टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल अमाउंट ओन्ड, जितना हमें इसमें पे करना है वो कॉस्ट। नाउ चैप्टर 4, मेट्रिक मेजर्स। अब इसके लिए हमने ऑलरेडी चार्ट देखे थे कि लेंथ का एक चार्ट देखा था, मास का एक चार्ट देखा था, देन दूसरा कैपेसिटी का। हम इसको इस फॉर्मूला के थ्रू, यहाँ पे जो दी गई है पैटर्न, उसके थ्रू भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक चार्ट जो हमने याद रखा था, वो था सबसे बड़ी वैल्यू मेजर में हमको याद रखनी है फॉर अ लेंथ, कौन सी, किलोमीटर। देन उसके मिडल में मीटर। देन सेकेंड लास्टली हमको याद रखना है मिलीमीटर।
दोनों के बीच में भी मेजर्स के कुछ यूनिट इंक्लूड हो गए। वो कौन से? तो किलोमीटर के बाजू में हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, देन सेकंड डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब देखो इसी चार्ट के थ्रू हमको ये सब याद करना है। देखो किलोमीटर से अगर हम हेक्टोमीटर तक जाए तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि कन्वर्ट 1 किलोमीटर इनटू हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर इनटू ब्लैंक हेक्टोमीटर, तो क्या होगा? 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। देन नेक्स्ट, अब हेक्टोमीटर से हम किस में जाएंगे? डेकामीटर में। डेकामीटर में जा रहे हैं, वापस से मल्टीप्लाई 10 होगा। ओके, वापस से मल्टीप्लाई 10 किए तो अब देखो 10 और 10, 2 टाइम्स 10 आए। अब क्या मल्टीप्लाई होगा? 100। यानी कि अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेकामीटर, तो आपको क्या करना है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर, तो मल्टीप्लाई कितना हुआ? 100 मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हम डालेंगे 100। तो वैसे ही हम चार्ट के थ्रू भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये चार्ट याद रख लेना। अब हम आगे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, पर वैसे ही अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो हमको जाना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर, यानी कि इस साइड आ रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, अब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उधर मल्टीप्लाई हुए 10, यहाँ पे 10 डिवाइड हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं 1 mm इज इक्वल टू हाउ मैनी dm और cm। ठीक है, यहाँ पे cm, तो क्या आंसर होगा हमारा? इधर 10 डिवीजन में है, यानी कि 1/10, ये हमारा आंसर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैट्रिक मेजर के लेंथ के कुछ यूनिट दी गई है, लेंथ मेजर करने के कुछ यूनिट दिए गए हैं, मास को मेजर करने के कुछ यूनिट दिए गए हैं, नेक्स्ट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट दिए गए। हम बारी बारी से उस सब को रीड करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, कि हमको लेंथ को मेजर करना है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? मीटर। हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे उसके पीछे क्या डालेंगे? मीटर। जैसे कि 10 मिलीमीटर यानी कि mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। जैसे ही हमने ये फॉर्मूला देखे उस चार्ट के थ्रू से हम करेंगे, चार्ट के हेल्प से हम करेंगे तो वो हमको इजीली समझ आ जाएगा, उसका कन्वर्जन हमको इजीली समझ आ जाएगा। देन नेक्स्ट मास की बात करें तो सर पॉज करो तो चलो नेक्स्ट मास के भी वैसे ही फॉर्मूलाज है, वैसे ही यूनिट्स है कन्वर्जन के लिए यूज किए हुए। कैपेसिटी के भी सेम हमने किए थे, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर। ओके, यहाँ पे जो कैपेसिटी का जो यूनिट है वो हम लीटर यूज करेंगे और यहाँ पे मास के लिए हम ग्राम यूज करेंगे। तो आपको सिर्फ ये कन्वर्जन के यूनिट याद रखने हैं। अगर ये याद नहीं रहता तो आप मैंने जो अभी बताया था वो चार्ट के थ्रू से भी कर सकते हो। चार्ट बना के भी आप मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीलीटर टू डेसीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन, सिमेट्री एंड नेट्स। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अब देखो आप इमेज देखते हो अपनी मिरर में तो उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो। बट यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी गई है कि रिफ्लेक्शन an image that is the same when flipped over the line। एक लाइन होती है, एक साइड हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है,
एक लाइन के इस साइड हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, देन दूसरी साइड वैसा ही उसका इमेज दिखे, हूबहू उसका इमेज दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट का सामने वाली लाइन से फ्लिप्ड ओवर द लाइन क्या बन रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है। देन लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर कोई शेप है, ठीक है, कोई पार्ट है, कोई सा भी शेप है, उसको आप हाफ में इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो या हाफ लाइन में उसको कट कर दो, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री। अ लाइन दैट डिवाइड्स द शेप इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट, तो उस लाइन को, जो एक शेप को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की बात की है, डेफिनेशन दी गई, व्हेन अ शेप लुक द सेम आफ्टर द रिफ्लेक्शन, कि उसका रिफ्लेक्शन जो है शेप का सेम जैसे ही मिरर लाइन बीच में आ जाए, सेम ही रिफ्लेक्शन दूसरी साइड में भी आता है, तो उसको हम सिमेट्री बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट जियोमेट्रिक एंगल्स, यहाँ पे हम कुछ एंगल डिस्कस करेंगे कि एंगल्स पहले तो क्या होते हैं। तो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन और रेज मीट एट अ पॉइंट, कि दो रेज और दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, एक एंगल क्रिएट होता है। द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स इट्स कॉल्ड वर्टेक्स, जहां पे जिस पॉइंट पे दो लाइन कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। टाइप ऑफ एंगल, तो कितने टाइप है टोटल, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एंगल दिए गए हैं। तो पहले होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे कि 90 डिग्री से नीचे वाले जो भी एंगल है 90 डिग्री से लेस देन, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, वो सारे एंगल्स को हम किस में कंसिडर करेंगे, एज ए एक्यूट एंगल। यानी कि अगर मैंने आपको एक एंगल दिया 45 डिग्री, तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगर एंगल दिया 50, तो वो क्या होगा, वो आपका एक्यूट एंगल होगा। देन नेक्स्ट राइट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के जितने भी एंगल बन रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, राइट एंगल। 90 डिग्री वाले एंगल क्या हो गए, राइट एंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़े हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल में मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 110, ठीक है, 110, ये कौन सा एंगल है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं बोलूं कि 85 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, तो वो हमारा 90 डिग्री से कम है, 85 90 से कम है, छोटे हैं, दैट मीन्स वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। देन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की पूरी जो सीधी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। यानी कि 180 डिग्री का एंगल जो होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है डेटा हैंडलिंग, डेटा इंफॉर्मेशन। अब कोई भी डेटा है वेल अरेंज्ड होगा तो वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और डेटा अगर सिर्फ हमारे पास कलेक्शन है बट हमने उसको प्रॉपर अरेंज नहीं किया तो हमारे पास सिर्फ क्या है, वो डेटा है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्टेड टुगेदर। फैक्ट्स और फिगर हमारे पास कलेक्शन है, उसका हमने कलेक्ट करके रखा है, तो वो हमारे लिए है डेटा। देन इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या होगा कि डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हमने प्रॉपरली अरेंज करके उसको रखा है। अब आप उसको ग्राफ के थ्रू अरेंज करो, ठीक है, उस डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करो, ग्राफ में इंक्लूड करो, या कोई भी अपने वे में उसको अरेंज करो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मीनिंगफुल वे। मीनिंगफुल वे में यानी कि हमको जैसा समझ में आए वैसे हम अरेंज करके कोई डेटा रख रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट पिक्टोग्राफ। अ पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ शोइंग डेटा यूजिंग पिक्चर और सिंबल। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है कि एक टाइप का ग्राफ होता है जिसमें हम किसका यूज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन को हमको अगर दर्शाना है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, पिक्चर का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अ पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ शोइंग डेटा यूजिंग पिक्चर और सिंबल्स।
each picture or symbol represent a certain number of item. जितनी भी आइटम्स है उसकी वैल्यू किस में डिफाइन की जाती है? पिक्चर के थ्रू डिफाइन की जाती है. नेक्स्ट, बार ग्राफ. A bar graph is a way of showing data using bars of different length. बार ग्राफ में 2 एक्सिस x एंड y, वो दोनों पे अलग अलग लेंथ के क्या ड्रॉ किए जाते हैं? बार ड्रॉ किए जाते हैं. अब उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके बार ड्रॉ किए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट ही होगी. A length of each bar represent the number of item. एक बार है वो हर एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो ये हमारे 1 से लेके 8 तक के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उसकी इम्पोर्टेंट थियोरी विथ सम एग्जाम्पल मैंने डिस्कशन कर लिए. तो अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. इसको आपको रीड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन. ओके, थैंक यू.